जी सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने का अवसर मिला और सुझाव रखने का भी अवसर मिला। सभी के सुझाव आए हैं और सुझाव अब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन सवाल है कि कहाँ से शुरू करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे संथाल परगना को अगर आप देखें या पलामू को देखें तो डेथ रेट है वो गोड्डा में सबसे ज्यादा है। 4,500 एक्टिव केसेस में वहाँ डेथ रेट हुए हैं 70। जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा संथाल परगना में गोड्डा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोड्डा को विशेष फोकस देने की जरूरत है। टेस्टिंग, हालांकि टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग का परिणाम नहीं आ रहा है, सभी ने टेस्टिंग के बारे में कहा। मुझे लगता है कि जो आरटीपीसीआर लैब बनाने की व्यवस्था गोड्डा में होनी थी उसको बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, अभी तक से शुरू नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है विशेष फोकस उसमें देने के लिए सरकार के तरफ से पदाधिकारियों को निर्देश जाना चाहिए। इसके साथ साथ कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। बिना रिपीट किए हुए मैं दो तीन चीजों का यहाँ उल्लेख करूंगा कि जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ है उसके साथ साथ जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसको भी कैसे हम लोग रिलैक्सेशन दे, उसको भी ध्यान रखने का जरूरत है। अभी लगन का समय बहुत ज्यादा है और लगन के समय में स्वाभाविक तौर पर जब हम लोग शादी ब्याह में छूट देते हैं तो उसके साथ साथ कपड़ों की दुकान हो गई, जूतों की दुकान होगी, सैलून हो गया, इन सब चीजों में भी कुछ हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लॉकडाउन में इसको रियायत दे। जैसा बंगाल में होता है, कभी कभी डेट निर्धारित कर दिया जाता है कि फलना डेट को नॉन एसेंशियल चीजें चलेगी, वैसे ही लगन के अनुसार नॉन एसेंशियल चीजों को भी छूट दिया जाए। ऐसा सरकार के तरफ से एक सोच बनना चाहिए ताकि हम लोग शादी ब्याह में अगर छूट देते हैं, श्राद्ध में छूट देते हैं, उसके साथ साथ जो चीजें होती हैं उसको भी हम लोग उसका भी हम लोग देखभाल कर सके। ये सरकार की तरफ से थोड़ा लॉकडाउन को लेकर चिंता करने की जरूरत है। थर्ड स्ट्रेन आना स्वाभाविक है और इसमें जैसा मैंने कहा कि गोड्डा सबसे ज्यादा प्रभावित है डेथ रेशियो को अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसको अभी से ही तैयार कर लिया जाए तो आने वाले समय की जो समस्या होगी उसको हम लोग केटर कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक हॉस्पिटल है रूपुचक पथरगामा में, जो पूरे प्रखंड को, बसंतराय प्रखंड को, पथरगामा प्रखंड को, महागामा तक को केटर करता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बस हम लोगों को वहां पे कोविड बेड्स लगाने हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है और उसको आने वाले दिन को देखते हुए अभी से अगर हम तैयार करें तो मुझे लगता है कि गोड्डा सदर पर बोझ कम पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग बिना टेस्टिंग के आते हैं, 10 दिन हो जाता है और उसके बाद उनका मौत हो जाता है, उससे हम लोगों को, मुझे लगता है कि अगर वो हॉस्पिटल खुलता है तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी सी सहूलियत होगी। इसके साथ साथ एक साल पहले डीएमएफटी से एएनएम्स की बहाली हुई थी और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हुई थी, लेकिन कतिपय कारणों से उन बहालियों को रद्द कर दिया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रॉपर चैनल से किया भी है, और उनकी नियुक्तियों को रद्द करने के बजाय अगर हम लोग फिर से उनको बहाल कर देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर वो अच्छा काम कर सकते हैं, इससे मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी, हेल्थ वर्कर्स की कमी की बात जो बार बार आ रही है खासकर गोड्डा जिले में, वो कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा विशेष आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से होगा कि वैसे स्वास्थ्य कर्मी जो पहले से एक्सपीरियंस और इनको निकाल दिया गया है उनको फिर से बहाल किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। मेहता जी ने कहा था, माननीय विधायक ने, कि झोला छाप डॉक्टर्स की गोड्डा जिला में खासकर, गोड्डा विधानसभा में खासकर बहुत ज्यादा मात्रा है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ उनको टूल किट्स भी देने की जरूरत है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहां पे जो लोग हैं, जो प्रभावित हैं और जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है, उनको उनसे सहूलियत मिल सके झोला छाप डॉक्टर्स के, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा कारगर अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई है तो वो झोला छाप डॉक्टर्स ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा विशेष आग्रह होगा कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद है, लेकिन इसमें कई ऐसी केसेस आई हैं जहां पे बालू के अवैध खनन के कारण भी कोरोना की केसेस में बढ़ोतरी हुई है। 50-60 के संख्या में मजदूर जब इलीगल घाट में जाते हैं और एक दूसरे से जब उनका संक्रमण हो जाता है, एक किसी को होता है कोरोना तो दूसरे को भी हो जाता है, तो उन सब जगहों पर भी पूर्णतः पाबंदी लगनी चाहिए। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं गोड्डा में लचर दिख रहा है बालू के अवैध खनन को लेकर, और कई ऐसे केसेस आई हैं जहां से बालू घाट के मजदूर काम कर रहे थे, उनको फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और कोरोना पॉजिटिव निकले, और फिर बाद में पता चला है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन था बालू घाट के ऐसे मजदूर का,
तो कई कम्युनिटी वहां पर इन्फेक्शन इसकी वजह से भी हुआ। और फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अपने गांव में बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, तो वहां पर भी वहां जाके वो अपने परिवार वालों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को, खासकर गोड्डा जिला में। और सख्त निर्देश डीसी को देना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटीज को पूर्णतः वहां बंद कर दिया जाए, ताकि कोरोना काल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसे भी बंद है, और उसमें अगर इलीगल एक्टिविटीज होता है तो कहीं ना कहीं सब तरह से खतरा है। मेरा आपसे विशेष आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की कई जगह पर लॉकडाउन की वजह से तुरंत एफआईआर कर दिया जाता है। वैसे एफआईआर को, और खासकर दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर एफआईआर होता है तो उस पर थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि 1-2 बार की मोहलत वैसे लोगों को दी जाए, ताकि उन लोगों को भी संभलने का मौका मिले। हम लोगों का ये प्रयास है कि कम से कम लोग बाहर निकले, लेकिन ये हम लोगों का प्रयास नहीं है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दंडित करें। तो मुझे लगता है कि एक बार डीसी गोड्डा से इस बात पे जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि 2 इंस्टेंसेस हुआ है। एक मेहरमा में यज्ञ हुआ था जिसमें एफआईआर तुरंत कर दिया गया, और पथरगामा में एक सांकेतिक रूप से वहां पर अनशन हुआ था जिसके कारण एफआईआर हो गया। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों को भी दरकिनार करके वार्निंग देके वैसे लोगों को छोड़ दिया जाए, और अगर फिर से वहां पे रेपुटेशन होता है तो निश्चित तौर पर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जो अभी प्रेजेंटेशन दिखा गया था शुरुआत में, उसमें कहा गया था कि आइसोलेशन वार्ड्स बन रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। गोड्डा जिला में वो शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आइसोलेशन वार्ड की मॉनिटरिंग हो और स्टेट लेवल से हो। जो रिजर्व ऑक्सीजन सिस्टम्स की बात की गई थी कि हमारे पास रिजर्व ऑक्सीजन सिस्टम है और फोन करने पर वो आएंगी जिला में, वैसी कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। और अगर वैसी जानकारी हम लोग के साथ साझा होती है तो निश्चित तौर पर वो हम लोगों के लिए भी कारगर होगी, और हम लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत होती है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पैक्स के द्वारा जो खरीदी गई धान है, माननीय कृषि मंत्री भी यहाँ पर हैं, और गोड्डा जिला में ये ज्यादा दिक्कत है क्योंकि 6 महीने से यहाँ पर लोगों का धान क्रय हो गया, वहां पे पैसा नहीं मिल पाया है। और अभी रोहिणी नक्षत्र जैसे ही आएगा वैसे ही लोगों को पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर कई सामाजिक चीजें हैं जो हो रही है गोड्डा में, जिसके कारण जो पैसे नहीं होने के कारण किसान को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। शादी ब्याह भी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह होगा, माननीय कृषि मंत्री जी से भी आग्रह होगा कि जल्द से जल्द जिनके धान क्रय हो चुके हैं उनके पैसा का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हो। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कॉन्फ्रेंस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।